Assalamualaikum. Today we are going to be talking about Freud's theory of personality. पहले हमने personality की different definitions discuss की थी. That is, personality is a combination of characteristics or qualities that form an individual's distinctive characteristic. Personality is consistent over time and across situation. Personality जो है ये unique patterns होते हैं different thoughts, feelings एंड बिहेवियर के और उनके कॉम्बिनेशन से जो है टोटलिटी ऑफ दैट एट्रीब्यूट्स मेक वंस पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी में जितने भी ट्रेड्स हैं वो स्टेबल हैं एंड कैन बी चेंज ओवर टाइम. थोड़ा वक्त लगता है इनको चेंज होने में. सो टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी. फ्रॉइड ने सबसे पहले पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर की थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप पर्सनैलिटी फॉर्मेशन को डिफ़ाइन किया. ह्यूमन बिहेवियर को हम बहुत से तरीक़ों से इंटरप्रेट कर सकते हैं, उस पर रिसर्च भी की जा सकती है और उसको असेस भी कर सकते हैं. फ्रॉइड की थ्योरी सबसे पुरानी पर्सनैलिटी थ्योरी है. इसको साइकोडायनामिक थ्योरी भी कहते हैं और साइको एनालिटिक मेथड भी कहते हैं. सिगमंड फ्रॉइड वाज फाउंडिंग फादर ऑफ साइको एनालिसिस. और साइको एनालिसिस जो है इट इज़ अ मेथड यूज टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल इलनेस. सिगमंड फ्रॉइड अपने पेशेंट पे स्टडी करते हुए उन्होंने साइको एनालिसिस मेथड जो है वो बनाया था. ही बिलीव दैट ह्यूमन साइकी इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स, दैट इज़ id, ego and superego. These are 3 components that make one's personality. By controlling behavior, he also formulated a model of the mind and explains 3 parts or level of awareness. The conscious mind contains ideas, thoughts and feelings which we are aware, and this makes only 10% of our psyche. It is complete awareness and it is clearly visible and apparent to the individual. माइंड का जो फर्स्ट पार्ट है, पहला हिस्सा जो है वो कॉन्शियस माइंड है और इससे एक इंडिविजुअल पूरी तरह से अवेयर होता है जिसमें डिफरेंट आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स आ जाती हैं. हर वो थॉट, फीलिंग और आइडिया जिससे हम अवेयर हैं, जो हम जानते हैं, उसको हम कॉन्शियस माइंड कहेंगे. ये हमारे माइंड का कॉन्शियस हिस्सा होता है और ये सिर्फ 10% होता है. सेकेंड है सब कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस. It consists of thoughts, ideas and beliefs which might temporarily be forgotten but could be retrieved easily. We are not immediately aware of this state, but it can be brought into the conscious part of mind. थोड़ी सी कोशिश के बाद हम इसे अपने कॉन्शियस माइंड का हिस्सा बना सकते हैं. ये हमारी मेमोरीज़ हैं. 50 to 60% of psyche is the sub और प्री कॉन्शियस ऑफ माइंड. इसमें हमारी तमाम मेमोरीज़ मौजूद हैं जो कि थोड़ी सी कोशिश के बाद आप उनको कॉन्शियस माइंड में ला सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, लास्ट बर्थडे पार्टी पर आप क्या कर रहे थे, आपको कौन से गिफ्ट्स मिले, ये आपको याद है. थोड़ी सी कोशिश के बाद आप उसको वापस अपने कॉन्शियस में ला सकते हो और आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो. द रिमेनिंग 30 to 40% ऑफ द साइकी इज़ द अनकॉन्शियस माइंड विच इज़ वेल बिलो द सर्फेस ऑफ अवेयरनेस and contains repressed memories, unacceptable urges, and all of our primitive instincts and desires. It is large, invisible, submerged part. It contains all kinds of disturbing and emotionally significant ideas and memories, and exert a powerful unseen influence on the conscious and preconscious mind. अनकॉन्शियस माइंड को फ्रॉइड ने डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू एक्सप्लोर करने का आइडिया भी दिया था. फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्रीम एनालिसिस और बाय फ्री एसोसिएशन. इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हैं, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, वो भी हमारे अनकॉन्शियस का हिस्सा हैं. तो उनको भी अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे बहुत से फोबियाज़ और एंग्जाइटीज़ को ट्रीट किया जा सकता है. फ्रॉइड डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए अपने पेशेंट्स के अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करते थे और उनमें रिप्रेस्ड और हिडन मेमोरीज़ को एक्सप्लोर करने के बाद उनका ट्रीटमेंट करते थे. फ्रॉइड
इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमारे बहुत सारे बिहेवियर्स जो हैं उनके पीछे हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर हाउस है उसका बहुत सा छुपा हुआ जो हिडन पार्ट है वो हमारे डेली लाइफ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। उसको एक्सप्लोर करने के बाद हम अपने डिस्टर्बिंग बिहेवियर्स को करेक्ट कर सकते हैं। इट ऑल्सो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिक डिटर्मिनिज्म। Psychic determinism is the idea that human behavior does not occur randomly but in accordance with intra-psychic causes। यानी कि तमाम ह्यूमन बिहेवियर्स जो हैं वो स्पॉन्टेनियस नहीं हैं बल्कि इनके पीछे कोई इंटरनल साइकिक रीजंस मौजूद हैं। These reasons usually remain hidden and sometimes the individual himself is unaware of them. According to Freud, all humans have innate sexual and aggressive instincts that demand immediate satisfaction. However, the individual cannot always manifest them directly. फ्रॉयड ने एक ह्यूमन पर्सनालिटी को बैटलफील्ड से कंपेयर किया है। एक इंडिविजुअल अपने इंस्टिंक्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा अपने एनवायरनमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ही रहता है और ये क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट जो है इससे एंग्जाइटी आती है और इस एंग्जाइटी को डील करने के लिए फ्रॉयड ने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी इज कंसिस्ट ऑफ 3 systems: id, ego and superego. Id is ruled by a player principle which is really unprincipled. It refers to the total of emotions and instincts located in unconscious. It has all the instincts and wishes that demand immediate satisfaction. Immediate gratification की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी जो कि इड को मोटिवेट करती है उसे लिबिडो कहते हैं। The psychic energy in the id that motivates behavior is called libido. Id इनबॉर्न है, अनकॉन्शियस पोर्शन हमारी पर्सनैलिटी का है। इड में हमारे 2 तरह की इंस्टिंक्ट्स मौजूद होती हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। द लाइफ इंस्टिंक्ट which he called eros, it promote positive constructive behavior. eros जो है ये लाइफ इंस्टिंक्ट है और सेकंड जो है वो डेथ इंस्टिंक्ट है which he called thanatos. It is responsible for aggressive or destructive acts. इड को सेटिस्फाई करने के लिए एक इंडिविजुअल जो मीन्स यूज़ करेगा उसमें फर्स्ट रिफ्लेक्स एक्शन है और सेकंड प्राइमरी प्रोसेस है। इन दोनों मैकेनिज़म्स को यूज़ करते हुए प्लेयर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इड को सेटिस्फाई किया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि हम सब जानते हैं इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस इन विच द स्पाइनल कॉर्ड टेक्स इमीडिएट स्टेप्स टू डील विद एन एमरजेंसी। स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सडन मूवमेंट्स हैं, क्राइंग लाउडली, कफिंग और सकिंग थम। ऐसा करने से जो इड में टेंशन अराइज हो रही है उसको इजीली रिलीज़ किया जा सकता है। सेकेंड मैकेनिज्म और सेकेंड स्ट्रेटजी प्राइमरी प्रोसेस है। व्हेन द इंडिविजुअल सीक्स सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज विशेस इन हिज माइंड और इमेजिनेशन, बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर एग्जाम्पलीफाइज इट। इड में तमाम अनरियल इलॉजिकल थॉट्स होते हैं दैट रिलेट्स टू ओनली सब्जेक्टिव मेंटल स्टेट। इट इंसिsts the gratification of every impulse, no matter how shameful, immoral or irreligious it may be. So individual reflex action से उसको gratify करेगा या फिर symbolically through primary process उसकी gratification की जाती है ताकि id की जो tension है उसको release किया जा सके। Second component of personality is ego, but we will study super ego first. सुपर ईगो जो है ये मॉरल वैल्यूज़ पे बेस करता है। इड को अपनी तमाम डिज़ायर्स की इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है। इड इस बात की फ़िक्र नहीं करता कि कोई भी डिज़ायर किस तरह से फुलफ़िल की जा रही है, चाहे वो ईवल वेज़ को यूज़ करे लेकिन उसको फौरी तौर पर सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन सुपर ईगो ऐसा नहीं करता। सुपर ईगो जो है ये वैल्यूज़ पे बेस करता है, मॉरल प्रिंसिपल्स पे बेस करता है। पेरेंट्स एंड सोसाइटी teach an individual what is right and what is wrong through reward and punishment। ये जो हमारी सुपर ईगो है ये डेवलप होती है, हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी कल्टीवेट करते हैं
और इसकी डेवलपमेंट के साथ दो सब सिस्टम्स हैं जो कि डेवलप होंगे, जिसमें कॉन्साइंस एंड ईगो आइडियल आते हैं। कॉन्साइंस फंक्शंस लाइक अ सेंसर, द इंडिविजुअल फील्स रिग्रेट इफ़ ही हैपन्स टू कमिट समथिंग इमोरल। जैसे ही कुछ गलत काम हम करते हैं तो हमारा ज़मीर जो है वो हमें रिग्रेट फील कराता है। कॉन्साइंस की वजह से हम गलत कामों से दूर रहते हैं। सुपर ईगो स्ट्राइव्स फॉर परफेक्शन, कॉन्साइंस के बाद ईगो आइडियल है। सेकंड मैकेनिज्म और सब डिवीजन, जब एक इंडिविजुअल उन बिहेवियर्स को कंफर्म करता है जो कि एक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हैं और आइडियल समझे जाते हैं, तो एक इंडिविजुअल में ईगो आइडियल डेवलप होती है जो कि एक पर्सन को आइडियलिज्म की तरफ लेकर जाती है। सुपर ईगो एक परमानेंट सेंसर के तौर पे काम करता है जो कि सिर्फ उन इंस्टिंक्ट्स को सेटिस्फाई करने की इजाज़त देगा जो कि हमारे सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो। द इड सीक्स प्लेयर and superego strives for perfection. Now the ego tests reality. ईगो id और सुपर ईगो में बैलेंस मेंटेन रखती है रियलिटी टेस्टिंग की बेस पे। इड जो है वो प्लेयर प्रिंसिपल और फौरी तौर पर ग्रेटिफिकेशन चाहिए, चाहे ईवल मेथड्स को यूज़ किया जाए, और सुपर ईगो जो है वो मॉरल वैल्यूज़ पे बेस करती है, टोटली मॉरल और सोशली एक्सेप्टेबल जो बिहेवियर्स हैं उन पे फोकस करती है। ईगो इन दोनों में बैलेंस मेंटेन रखती है। इड और सुपर ईगो में बैलेंस मेंटेन करना ईगो का काम है। ईगो ने रियलिटी प्रिंसिपल्स की बेस पे काम करना है। इड और सुपर ईगो दोनों की विशेस को रियलिटी टेस्टिंग की बेस पे अप्लाई करना है। ईगो इज़ बेसिकली द सेल्फ ऑफ अ पर्सन। इट इज़ अ कॉन्शियस पार्ट एंड कीप्स पर्सनैलिटी इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस। द ईगो इज़ द सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस. It is responsible for organizing ways to get what a person wants in the world. It operates on reality principle. Reality test करते हुए जब तक appropriate conditions नहीं आती, जब तक environmental conditions बेहतर नहीं होती, तब तक id impulses की gratification को delay कर दिया जाता है। 2 strategies हैं इसमें भी, reality testing and secondary process. Reality testing checks the strategy until the organism can find realistic, practical ways to meet the individual's demand. अगर realistic ways नहीं मिलते तो id की satisfaction को postpone किया जाता है। While through secondary process, ego tries to fulfill the needs of id while protecting the people from harm that might result if they might become aware of their id impulses. Real और logical means के through इड के जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाले इम्पल्सेस हैं उनको विदाउट एनी हार्म टू दैट इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट उसको फुलफ़िल कर दिया जाता है। समटाइम्स ये तीनों सिस्टम्स जो हैं ये अपोजिशन में आ जाते हैं और पर्सन में एंग्जाइटी प्रोवोक होती रहती है, बट मोर ऑफन इन नॉर्मल पर्सन these 3 components work together and produce integrated behavior.